है, घर को पैसे नहीं देने होते हैं। घर में जो छोटा सा बच्चा है उसे कुछ नहीं करना है, औरों को मिलकर उसकी देखभाल करनी होती है। जिसकी आमदनी कम है उसे कोई भी कर देने की जरूरत नहीं होती, औरों को उसकी देखभाल करनी होती है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि छोटे नोटों में लेन देन हो सकता है अगर कोई कर लागू नहीं होगा। तो इस सारे लेन देन को हम एक आर्थिक मर्यादा लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम 5 नंबर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कोई भी लेन देन जो 2000 या 3000 रुपए से ज्यादा का होगा, यह संख्या हम सब लोग मिलकर भी निर्धारित कर सकते हैं, 2000 या 3000 जो भी हो। अगर इससे बड़ी कीमत का लेन देन नगद होता है तो उसे कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी जेब में 5000 रुपए के 50 के नोट होंगे और अगर कोई मेरी जेब काट लेता है तो मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि गलती मेरी है। अगर मैंने कोई 5000 रुपए की कीमत की चीज 50 रुपए के नोट देकर खरीदी और अगर उसमें कोई तकनीकी या कोई और खराबी आ जाती है, तब मैं कानून से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि इस तरह का लेन देन गैर कानूनी माना जाएगा। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेन देन हमें बैंक की तरफ मोड़ना होगा। जितनी ज्यादा मात्रा में लेन देन बैंक के माध्यम से किया जाएंगे, उतनी ज्यादा ट्रेसेबिलिटी लेन देन में आएगी। जब हर लेन देन ट्रेसेबल होगा, हर चीज का लेखा जोखा होगा, भ्रष्टाचार की अपने आप रोकथाम होगी। यह स्वाभाविक है। कोई भी घटना घटने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। पहली हेतु या मोटिव, और दूसरी उस घटना को अंजाम देने के साधन, जिसे हम मीन्स कहते हैं। मोटिव और मीन्स, व्यवस्था से मीन्स को नियंत्रित करना होता है और नियत से मोटिव को बदलना होता है। अर्थ क्रांति व्यवस्था को बदलने के लिए है। आज हमारे देश में रोज लगभग 2 लाख करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। जब इन 2 लाख करोड़ रुपयों में हम 2% हिस्सा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानिक सरकार को देने की बात करते हैं, तो सब मिलाकर हर साल जो फिगर बनता है वो है 14.5 लाख करोड़ रुपयों का। इन 14.5 लाख करोड़ रुपयों में आज प्रशासन का सालाना महसूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के 9 लाख करोड़ रुपयों का है। हम जानते हैं कि स्थानिक प्रशासन को आज लगभग 80 से 90% पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में मिलता है। अपनी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। सिर्फ महापालिका का अगर ऑक्ट्रॉय का स्रोत अगर छोड़ दें, 40-50% है, जो भी 4 या 5 महाराष्ट्र के प्रदेशों में है। बाकी सारे अनुदान के रूप में है, जो पहले से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलता है। ये सब मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए भी हम मान ले, तभी आज 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी आज हो रही है। इन सब में बैंकों का कितना हिस्सा होना चाहिए बताइए? पिछले साल सारी नेशनलाइज्ड बैंकों का कुल मुनाफा सबको जोड़कर 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर इतना ही मुनाफा कमाना है तो बैंकों के लिए भी ट्रांजैक्शन टैक्स का 0.1% हिस्सा भी काफी होगा। जब समांतर अर्थव्यवस्था को मुख्य अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया जाएगा, उस वक्त सारी अर्थव्यवस्था महसूल अदा करेगी और इस वजह से सरकार के पास भारी मात्रा में महसूल जमा होगा। यानी ये अर्थक्रांति, ये कर में रियायत मांगने वाला कोई आंदोलन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देने वालों का आंदोलन है। हमें तो कर देना ही है, लेकिन जो नहीं देते उन्हें भी देने पे मजबूर करना है। गांव की उन्नति से संपन्न गांव और साफ सुथरे शहरों का सपना साकार होगा। गांव के स्तर पर निर्णय नहीं होते क्योंकि वहां महसूल नहीं है। हमें अगर पूरा का पूरा देश मजबूत बनाना है तो केवल केंद्र शासित देश बनकर काम नहीं चलेगा। हमें जिम्मेदारियां भी बांटनी होंगी। हमें अगर सारे घर को बचाना है तो हमें जिम्मेदारियां भी बांटनी होंगी और साथ ही साथ उस स्तर के अधिकार भी सभी को देने होंगे। हर स्तर पर की जो प्रशासन संस्थाएं हैं, केंद्र, राज्य और स्थानिक स्तर पर, उन्हें उनका अपना अपना हिस्सा भी दिया जाएगा। छोटे छोटे गांवों में विकास की योजनाएं शुरू की जाएंगी। लोगों का विस्थापन रुक जाएगा। जब विस्थापन रुकेगा तब स्थानिक विकास भी शुरू होगा, क्योंकि गांव का जो भी कामकाज है उसमें से गांव के लिए महसूल की आमदनी होगी। तब रोज के
कामों के लिए और विकास के लिए गांव के स्तर पर या छोटे स्तर के स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए भी जो खर्च आता है वो हमें वहां के वहां मिल जाएगा। विस्थापन की जरूरत महसूस नहीं होगी, लोग सुस्थापित होंगे, अपने अपने गांव में सुस्थापित रहेंगे। स्थानीय प्रशासन की देखभाल राज्य सरकार करेगी। जहां कमी रहेगी वहां पर अगर बड़े मदद की जरूरत है, उसके लिए ऊपरी स्तर की जो राज्य व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है वो निम्न स्तरीयों को मदद करेगी। उसके लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन है। गांव-गांव में हर आदमी की साख बनेगी और सबके लिए पूंजी उपलब्ध होगी। नगद पैसा गाड़ कर रखा जाए या संभाल कर रखा जाए तो वो इस्तेमाल में नहीं आता, और अगर पैसा इस्तेमाल ना किया जाए तो उसका होना ना होना एक बराबर है। बैंक में जमा पैसा या क्रेडिट मनी ये ऐसा पैसा है जो हमारा होते हुए भी दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये पैसा विड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते, और इसी वजह से वो दूसरों के लिए क्रेडिट सप्लाई की शक्ल में उपलब्ध होता है, और इस वजह से पूंजी उपलब्ध कराना मुमकिन होता है। स्वयं रोजगार का मौका ढूंढते लोग या औरों को रोजगार देने वाले कारोबार, इन सबको इसी वजह से शुरुआती मदद मिलती है। साहूकारों के चंगुल में फंसकर शोषित होने वाले लोगों को साहूकारी से छुटकारा दिलाने के लिए भी उन तक बैंक प्रणाली को पहुंचाना बड़ा अहम होता है, और इसीलिए अर्थ क्रांति का रुख नगद लेन देन से बैंक व्यवहारों की तरफ मुड़ने का है, और ये काफी अहमियत रखता है, और इसीलिए अर्थ क्रांति की दिशा नगद से बैंक की ओर है। अब आप पूछेंगे कि बैंकों का भरोसा कैसे दिया जा सकता है? बैंकों में भी तो घपले होते हैं। आज अमेरिका की बैंकों की मूर्खता की वजह से वहां संकट खड़ा है, बात सच है, परंतु 1 अरब लोगों के प्रति आदमी 100 व्यवहारों पर ध्यान देना ये सरकार के लिए जितना मुमकिन है, उससे ज्यादा बैंक प्रणाली पर नजर रखना सरकार के लिए ज्यादा आसान है। और इसीलिए नगद व्यवहार को बैंक प्रणाली में शामिल करना, बैंक प्रणाली पर विजिलेंस रखना और बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स ये केवल एक ही कर लागू करना, ये अर्थ क्रांति का पूरा कार्यक्रम है। पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध होने से रहन सहन का स्तर ऊपर उठेगा। आज का हमारा महसूल भी केवल जो लोग दे सकते हैं उन्हीं के पास से आ रहा है। मतलब जो वस्तुओं की बात करते हैं, गरीब आदमी ऐसी चीजों का स्वीकार करता है जिन पर कम से कम कर भार हो, जो एक्साइज के दायरे में नहीं आती, मतलब जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपयों के अंदर है। आम आदमी कोई चीज खरीदते हुए जरूरत देखने के बजाय कीमत देकर खरीदारी करता है। अपनी जरूरतें पूरी करने का पर्याय उसको प्राप्त नहीं है, उसे बलिदान देना पड़ता है अपने जीवन स्तर की कीमत देकर। आज भी अर्ध क्रांति उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा रही है, इसलिए वो कर मुक्त रहेंगे। पर बैंक को हर ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले कमीशन की वजह से और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, खुले तरह से कारोबार करने के लिए। और फिर बैंकों की पहुंच दोनों लोक सेवा की दृष्टि से, ग्राहक सेवा की दृष्टि से और उनके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भी बढ़ेगी। शहरों में से बड़ी मात्रा में बैंकों को जो रेवेन्यू मिलेगा वो स्वाभाविकता से गांव में फैलाया जाएगा, क्योंकि बैंक प्रणाली बनी है वितरण करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए नहीं बनी है। जब बैंक प्रणाली बड़े पैमाने पर बढ़ने लगेगी, विकसित होगी, हर आदमी की साख का लेखा जोखा होगा, अपने आप पंजीकरण होगा, विकास की योजनाएं बढ़ने लगेंगी, बैंक के माध्यम से सस्ती पूंजी मिलेगी। बैंकों की पूंजी सस्ती होगी क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन में से कमीशन मिलने वाला है। सिर्फ ब्याज यही एक स्रोत ना रहकर अब बैंकों के पास ट्रांजैक्शन में से मिलने वाला कमीशन भी एक बड़ा स्रोत होगा। इस वजह से बैंकों को पैसा वितरित करने में, बांटने में रुचि होगी। विकास योजनाएं रोजगार तैयार करेगी और उसी के लिए पर्याप्त पैसा बैंक देगी। लोगों के पास क्रय शक्ति आएगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा और समाज शांति के लिए लोगों के समाज के गारंटेड या स्थापित ऐसे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उन तक ये जाएगा, पहुंचेगा। भ्रष्ट व्यवस्था का स्पष्ट पर्याय, कहें तो कर,
कहें तो फीस। एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो, इन सब करों को मिलाकर चीजों की जो भारी कीमतें बनती हैं, वो कीमतें अब इतनी ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि हर लेन देन पर 2% ट्रांजैक्शन टैक्स ही लगेगा। इसलिए वो कीमत बढ़ेगी हर ट्रांजैक्शन के साथ। जो 20% एक्साइज बढ़ गया, 30% बढ़ गया, दुगना हो गया, ये सब जो होता है और करों का बोझा बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, उस मात्रा में मूल्य वृद्धि नहीं होगी। इस वजह से ग्राहकों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि ग्राहक बड़ा महत्वपूर्ण करदाता है। अगर ग्राहकों का फायदा हुआ तो चीजों की खपत भी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति मौजूदा आमदनी में जैसे ही चीजों की कीमतें कम होंगी वैसे बढ़ने वाली है, और खपत बढ़ने की वजह से ही अर्थव्यवस्था को चालना मिलेगी। आज हम सभी माध्यमों के लिए फीस देते हैं। इंटरनेट की फीस देते हैं, टेलीफोन का बिल भरते हैं, अखबार के लिए भी 2-4 रुपए देते हैं, पोस्ट वालों को पोस्टेज देते हैं, टाटा स्काई या जो भी डिश टीवी होता है उसके लिए पैसे देते हैं। अगर हम सभी माध्यमों के लिए पैसे का भुगतान करते हैं तो आधुनिक जीवन का जो मूलाधार ऐसा जो माध्यम है, पैसा ये आधुनिक जीवन का मूलाधार है। ऐसा माध्यम अगर सरकार हमें साफ, सटीक और सुरक्षित ऐसा दे रहा होगा तो उस माध्यम के लिए सिर्फ 2% फीस देना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसलिए भले ही इसे ट्रांजैक्शन टैक्स कहा गया हो, फिर भी असल में हम टैक्स फ्री ही हो रहे हैं। हम लोग आधुनिक जीवन शैली के माध्यम की केवल फीस दे रहे हैं, असल में हम टैक्स अदा ही नहीं कर रहे हैं। और ये फीस भी कम से कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये कम होती जाएगी वैसे इस वजह से कीमत बढ़ना, मतलब इस बढ़ोतरी की वजह से कॉस्ट बढ़ते जाना, इसका साइकिल भी, मतलब इसका प्रमाण भी कम होता जाएगा। जो आज एक्साइज की वजह से 20-20% बढ़ता है, वो ट्रांजैक्शन टैक्स की वजह से 2-2% से होगा, आगे 1.5% से होगा। इस वजह से ये पूरा ही एक प्रसाद चक्र है। यानी आज हम एक दुष्ट चक्र में फंसे हुए हैं। अर्थ क्रांति प्रसाद चक्र के रास्ते खोलती जा रही है, और इस प्रसाद चक्र का फायदा सबको होने वाला है, परंतु वो होने के लिए इस प्रस्ताव को अमल में लाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रोजगार का निर्माण कब होता है? सिर्फ मेरे श्रम करने से मुझे रोजगार नहीं मिलता, कोई मेरे श्रमों का दाम दे सकता है तो मुझे रोजगार मिलता है। अब मेरी बनाई वस्तु, उस पर का एक्साइज का भार कम होने की वजह से और सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स लागू होने के कारण किसी को फायदेमंद रहेगी, और इसीलिए नए नए रोजगारों का निर्माण होगा और नए उद्योगों का निर्माण होगा। इन नए उद्योगों के निर्माण के साथ बैंक प्रणाली भी हर एक आम आदमी तक सब तरफ फैल चुकी होगी। वो एक कुशल बैंक प्रणाली होगी। उस बैंक प्रणाली के पास मूलतः पैसों की तादाद भरपूर होगी, और इसीलिए वो बैंक प्रणाली सहजता पूर्वक कर्जा देने वाली होगी, क्रेडिट देने वाली होगी, और इसी कारण निश्चित रूप से क्रेडिट सप्लाई भी बढ़ेगा, यानी पूंजी की उपलब्धता भी अधिक बढ़ेगी, और इसका मतलब निवेश का और उद्योगों के पनपने का सिलसिला बढ़ेगा। यानी एक तरफ हम मांग से विकास को खींच रहे हैं और दूसरी ओर हम निवेश उपलब्ध करवाकर विकास को आगे जाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। प्रशासन काले धन और अपराधों के दबाव से मुक्त होकर प्रभावशाली बनेगा। और तब गवर्नेंस कैसे होगा? सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध होगा तो प्रशासन सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठित भी होगा। दुर्भाग्य से आज जो शासन चलता है वो सिर्फ सत्ता पर चलता है, प्रतिष्ठा पर शासन नहीं चलता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भ्रष्ट नेता प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकते। आम आदमी उनसे डरता है पर अपराधी उनसे नहीं डरते हैं। आज जो कानून को मानते हैं वो पुलिस से डरते हैं, क्योंकि आज की सत्ता भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि आज का देश का शासन ऐसा होना चाहिए, प्रतिष्ठित सत्ता कि जो आज के सज्जनों की रक्षा करे और आज के दुर्जनों का खात्मा करे। ऐसे ही प्रशासन की हम अपेक्षा रखते हैं। जब कालाधन खत्म हो जाएगा तब प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग राजनीति भी काले धन से मुक्त हो जाएगा और साथ ही साथ अपराधीकरण से भी मुक्त हो जाएगा। सरकार मजबूत चाहिए
पर वो सरकार सही मायने में प्रातिनिधिक हो, उस पर सही मायने में जनता का अंकुश होना चाहिए और उसके लिए साफ चरित्र के लोगों को राजनीति में आना होगा और उनका आना संभव बनना चाहिए। और इसको संभव बनाने का काम महसूल बढ़ाकर अर्थ क्रांति करके दिखाएगी। अर्थ क्रांति की ऐसी योजना है कि राजनीति को इस चीज को भी सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। राजनीति भी जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, जैसे प्राध्यापक बनकर कॉलेज में पढ़ाना, ये जितना सीधा साधा और साफ सुथरा काम है, वैसे ही राजनीति भी एक सीधे साधे और साफ सुथरे आदमी के करने लायक काम बनना चाहिए। और उसके लिए उसे जो पैसे का स्रोत चाहिए वो अगर उसे सीधे सरकार की ओर से मिले तो वो उसके लिए संभव होगा। अगर हम खर्चे में के फालतू खर्चे कम कर सकें और महसूल बढ़ा सकें तो बढ़े हुए महसूल में से हम लोग सही मायने में परिणाम कारक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना दे सकते हैं। ईमानदारी का शांत और समृद्ध जीवन हर एक का मूलभूत अधिकार है। सामाजिक सुरक्षा योजना हो या राजनीति के लिए सीधा सीधा सरकारी अनुदान हो, इन कारणों से, इन सारे रास्तों से एक साफ समाज जीवन, सर्वांगीण साफ समाज जीवन अर्थ क्रांति देना चाहती है। अर्थ क्रांति ऐसा दावा करती है कि गरीबों से लेकर अमीरों तक हर एक आदमी को शांत, समृद्ध और मूल्याधिष्ठित, तत्वाधिष्ठित इस तरह का जीवन जीने का हक है। हर एक इंसान का ये हक है कि मुझे जो मिलता है सिर्फ उतना मिलना मेरा अधिकार नहीं है, बल्कि मैं उसे सम्मान से लेता हूँ। वो लेते हुए मेरे मन में अपराध की भावना नहीं होती या फिर कोई मुझे लूट रहा है, ऐसी एक डर की भावना से मैं पीड़ित नहीं होता और शांति से मैं उसे स्वीकारता हूँ। ये हर किसी को चाहिए। सिर्फ चीजें देकर, पैसे देकर या चीजें बांटकर समस्याएं हल नहीं होती। आखिर ये इंसान की समस्याएं हैं और इंसानों को स्वयं से, अपने आप से जुड़ा रहना, ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसी परिस्थिति में मनुष्य धन्य होकर जी सकता है। उस मार्ग से जाना ये केवल कुछ गरीबों को या आम नागरिकों को ज्यादा कल्याणकारी है ऐसा ही नहीं, बल्कि राज्यकर्ताओं के लिए भी और सारे अमीरों के लिए भी कल्याणकारी है। गलत रास्ते से, बुरे तरीकों से आज हम कामयाबी तो पा सकते हैं लेकिन धन्य नहीं हो सकते। और इस तरह का धन्य जीवन सभी भारतवासियों को मिले, ये अर्थ क्रांति का प्रयास है। जिस वक्त स्वाभिमानी जनता उठ खड़ी होगी, जिस वक्त आवाम से आवाज उठेगी कि ये हम सबकी इकलौती राजनीतिक मांग है, उस वक्त लोक प्रतिनिधियों को ये प्रस्ताव पारित करना ही होगा और उन्हें इस बात के लिए मजबूर करना ये अर्थ क्रांति का आंदोलनात्मक रूप है। ये देश को बचाने की लड़ाई है, सचमुच की क्रांति है। हाथी से लड़ने के लिए उसके गंठस्थल तक पहुंचना जरूरी होता है, फिर हम वहां छोटी सी सुई लगाकर भी हाथी को काबू में ला सकते हैं। उसके लिए खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रांति का मतलब सिर्फ तबाही नहीं होता। क्रांति मतलब समूचा बदलाव। आइए शामिल हो जाइए, अर्थ क्रांति आंदोलन को और आगे बढ़ाइए।